नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार रामपुरा धरती से आप सभी को नमस्कार। अपना जो इमितर चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है, कौन सी परिचालक सीधी भर्ती 2024 वाली, वो जो इसमें कितने पोस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या उनकी एज होनी चाहिए और क्या उनकी फीस लगने वाली है, उन सभी तमाम जानकारियों को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक बनाए रखिए। जो भी अपना डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से अपने को उस डाउट को क्लियर करेंगे और कहीं कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, पहला अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये अपनी ओरिजिनल विज्ञप्ति है। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को पूरी बनाए रखिए। आपकी विज्ञप्ति आपके सामने वीडियो में पेश करने जा रहा हूं, जो आप देखते रहिए। तो देखिए साथियों, परिचालक सीधी भर्ती 2024, उसमें अपने 500 कर्मचारियों की जो वैकेंसी है, परिचालक की कुल पद 500 हैं और उसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 454 है, अनुसूचित क्षेत्र की 46 है। कुल पद अपने 500 दिए हुए हैं। अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने SSOD के माध्यम से करना है और अपने जो वेबसाइट है वो राजस्थान SSCB राजस्थान गवर्नमेंट है, उस पर आपको इसके ऊपर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। OTR आपको SSO से करना है। SSO ID कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आज आपको इतना ही बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या उनकी योग्यता है और क्या एज है और कितनी लास्ट डेट है और कितना क्या है, वो अपना पूरा इसमें बताएंगे। ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखो साथियों, अपना आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के द्वारा भी अपने OTR कर सकते हैं। यदि आधार कार्ड OTR नहीं है तो अपने क्या कर सकते हैं, देखो इसमें लिखा है आधार कार्ड नहीं है तो अपने क्या कर सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प दिया हुआ है। 10वीं मार्कशीट के अनुसार भी अपना OTR को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद में लिखा हुआ है, देखो ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है उससे अभ्यर्थी गलती ही माना जाएगा। यदि ई-मित्र के धारकों के द्वारा कोई भी ऑनलाइन में आप फॉर्म अप्लाई करते समय यदि ध्यान नहीं दिया या आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो उसमें गलत प्रविष्टि होगी तो उनकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये देखो अभ्यर्थी की रहेगी। उसके बाद में एक बार ये पंजीकरण शुल्क लगेगी, उसके बाद में आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। हाल राजस्थान में आपकी एक बार फीस लगती है और वो उसके बाद में आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती। SSOD के माध्यम से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद में आपको देखो कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो ये कह रहा है कि आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाइए और हेल्प डेस्क पर ईमेल पर संपर्क कर दीजिए और उसमें आपको यह नंबर टाइप पर कॉल कर दीजिए या फिर आप ईमेल के माध्यम से आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपका ये डाउट क्लियर नहीं होता है कहीं भी तो 181 पर टोल पर क्लिक करके और सूचना प्राप्त निःशुल्क कर सकते हैं। ये अपने इसमें दिया हुआ है। एक बार ये पंजीयन शुल्क, अब अपनी जो पंजीयन शुल्क है वो क्या लगने वाली है और क्या उनकी प्रोसेस होने वाली है, सब कैटेगरी की अलग अलग दी हुई है। तो अपने क्या करना है, SSOD के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद में अपना ये SC ST के 400 रुपये हैं, जनरल कैटेगरी के 600 रुपये हैं और उसके जो दिव्यांगजन है उनके 400 रुपये हैं। उसके बाद में अपना जो पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड की हुई है वो सब पूरी इसमें दे रखी है अपने विज्ञप्ति में। तो इसमें दे रखी कि कौन 454 है, 500 में -454 तो अपने गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और बाकी के जो है वो अपने अनुसूचित क्षेत्र में हैं, अर्थात अपने जो बैकवर्ड एरिया की जो एरिया है उसकी पोस्टेज उसमें कंडक्टर की दी हुई है। तो अपने सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य में 109 और महिला की 31 और विधवा की 12 और परित्यक्ता की 3 है, सामान्य की और इसमें अनुसूचित क्षेत्र में बात करते हैं तो 56 है, 17 है। उसने पूरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी पोस्ट को डिवाइड की रखी है। और
उसके बाद में अपने आगे नेक्स्ट जो पॉइंट में चलते हैं कि उसमें अपने नेक्स्ट पॉइंट है उसमें चलते हैं कि उसमें कितनी छूट दे रखी है कितनी नहीं दे रखी है, ये पूरी बात है अपने इसमें जो इस वीडियो में अपने रख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हो है या नहीं है, वो अपने आप को पूरा डिटेल देनी है उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में। और उसके बाद में अपना जो अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिया रखा है, अनुसूचित जो बैकवर्ड एरिया उनका दे रखा है, और राष्ट्रीयता अपनी है ही ये इसमें देना है। आयु इसमें देखो, आयु में चलते हैं तो आयु में क्या है, 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 26 को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में कब बताया कि अतः आवेदकों की आयु की गणना कितनी सी की जाएंगी, 1/1/2026 यानी 1/1/2026 से अपनी आयु की गणना की जाएगी। और इसके जिसमें अपने 18 वर्ष कंप्लीट हो और 40 वर्ष से अधिकतम नहीं हो। लेकिन फिर भी अपने विज्ञप्ति में साफ साफ नीचे लिखा रखा है, क्या लिखा रखा है कि 5 वर्ष की छूट होगी। और किन की होगी, जो SC है, ST है, OBC है, उनकी 5 वर्ष की छूट होगी, 5 वर्ष की छूट होगी। उसके बाद में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग की महिला है, कौन महिला, ये तो है देखो पुरुष की तो 5 वर्ष की छूट है। जैसे मान लीजिए आप SC ST में हो और आपकी 40 वर्ष है तो आपकी यहाँ 40 + 5 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अपनी महिला है तो महिला की क्या कितनी दे रखी है, SC ST OBC की 10 वर्ष, कितनी दे रखी है, 10 वर्ष। उसके बाद में विधवाओं की आयु में उनकी आयु निश्चित की गई, सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो। किन की, विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, ये लिखा है। क्या लिखा है, जो विडो होती है, जो तलाकशुदा जो महिला है, उनके मामले में, महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो विडो होती है, तलाकशुदा होती है, उनकी कोई आयु की लिमिट नहीं है, न कोई मैक्सिमम है, लेकिन शर्त एक रखी कि सेवानिवृत्ति जो आयु होती है उससे आयु उनकी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में तो ये तो अपने इसमें दे रखा है। और पेंशन, ये जो विवाह पंजीयन है, इसमें देखो विवाह पंजीयन में भी कई कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो शासन के परिपत्र क्रमांक संख्या के अनुसार इस परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु तो विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। यानी जिस शादीशुदा है तो इस अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग आपका पंजीयन होना आवश्यक है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। यह है अपने इसके विवाह पंजीयन के बारे में। तो चलिए अपना यह परीक्षा आयोजन होगी, प्रवेश पत्र अपने SSID पर हो जाएगा। और उसमें कोई डाउट हो, आवेदन कैसे करें, वो अपने OBC SC ST जो कैंडिडेट हैं, जनरल है, वो सब अब घर बैठे या PC के द्वारा या मित्र के द्वारा अपने कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई आपको दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर ये अपने कर देंगे। उसके बाद में ऑनलाइन हो गया, ये हो गया। तो इसी के साथ में मैं मेरा वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।